नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट की। नई सरकार का नया बजट आने वाला है। जुलाई में ये बजट आएगा जब संसद का बजट सत्र शुरू होगा। उसके पहले किस क्षेत्र में बजट में क्या होना चाहिए, उसके लिए एक बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला चलता है और वो बैठकों का सिलसिला अभी चल रहा है। कृषि और किसानों के लिए नए बजट में क्या होना चाहिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए कृषि से जुड़े लोगों की बैठक की। उनके साथ करीब 2 से ढाई घंटे की ये बैठक चली। अलग अलग क्षेत्र से जो कृषि से जुड़े लोग हैं उनको बुलाया गया। पहले तो शुरुआत यहीं पे है कि जो जिन नुमाइंदों को बुलाया गया उसमें एक बड़ी बात ये रही कि वो कॉरपोरेट से थे, कुछ इकोनॉमिस्ट थे, कुछ कृषि अर्थशास्त्री थे, कुछ भारतीय किसान संघ के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े जो संगठन हैं उनके कुछ प्रतिनिधि थे, कॉरपोरेट के लोग थे और अधिकारी थे। कुछ किसान संगठन का प्रतिनिधित्व भी वहाँ पर था। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये रही कि देश में जो बड़े किसान संगठन हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के घटक थे या उसके बाहर के लोग भी हैं, वो इस बैठक में नुमाइंदगी नहीं कर सके, उनको नहीं बुलाया गया और उनकी तरफ से इसको लेकर के एक असंतोष भी जाहिर हुआ। ये बातें हुई कि जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाना चाहिए था, जो कि उसमें एक खामी रही। अब बात करें इस मीटिंग में क्या हुआ, बड़े इंटरेस्टिंग सुझाव आए हैं। हालांकि ये भी होता है कि जो बजट पूर्व मीटिंग होती है, मैं करीब पिछले 30 साल से देख रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर रस्म अदायगी होती है और वित्त मंत्रालय और संबंधित मंत्रालय काफ़ी पहले से इसके ऊपर काम शुरू कर देता है। एक आध सुझाव को कुछ अकोमोडेट करने की कोशिश होती है, लेकिन फिर भी जो कृषि के बजट को लेकर के जो सिलसिला बैठक का हुआ उसमें क्या चला, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सुझाव आए। एक ऐसा व्यवहारिक सुझाव भी है जिसके ऊपर सरकार को अमल करना चाहिए। तो वहाँ पर एक किसान प्रतिनिधि का कहना ये रहा कि जो कृषि के जो इनपुट मटेरियल है उसमें खाद है, बीज हैं और पेस्टिसाइड है या कृषि मशीनरी है, उनके ऊपर जीएसटी लगता है। और क्योंकि जीएसटी की एक प्रक्रिया है कि उसमें जो इंडस्ट्री जो इनपुट इस्तेमाल करती है उसके ऊपर जो जीएसटी का भुगतान करती है उसको वो क्रेडिट ले सकती है उसका, लेकिन किसान के मामले में ये संभव नहीं है। तो एक अच्छा सुझाव आया कि जो कृषि के लिए जो खरीदारी किसान करता है उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है उसका क्रेडिट उसे दिया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है क्योंकि किसान क्रेडिट लेने की ऐसी कोई उसके पास आगे बिक्री में प्रक्रिया में नहीं होता बिलिंग में कि वो ले पाए। लेकिन अगर सरकार चाहती है तो या तो जीएसटी खत्म कर सकती है उन उपकरणों पर, उत्पादों पर, या उनको क्रेडिट दे सकती है, क्योंकि अब तो सरकार के पास तमाम सारे किसानों का अकाउंट डिटेल है, उनके खाते हैं, किसान सम्मान निधि का भुगतान करती है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सुझाव ये भी है कि जो सरकार सब्सिडी दे देती है उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है उससे पूरा नहीं होता। इसमें एक अर्थविद है, उनका जो बड़े कृषि अर्थशास्त्री हैं, उनका कहना था कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसको भी खत्म करना चाहिए, या तो इसको किसानों को सीधे दे देना चाहिए या फिर जो रिसर्च वगैरह के ऊपर इसका खर्चा होना चाहिए तो उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब ये एक डिबेट है देश में, लंबे समय से चलती है और जब बजट आता है तो 2 चीज़ों पर जरूर सुझाव और चर्चा होती है। एक है कि जो किसानों को सब्सिडी मिलती है उसको कैसे खत्म किया जाए, और एक होता है कि किसानों के ऊपर टैक्स लगाया जाए। जो लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं और जो मार्केट इकोनॉमी के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र करते हैं किसानों पर टैक्स लगाया जाए, क्योंकि वो इनकम टैक्स के बाहर है। लेकिन वो उस व्यवहारिकता को नहीं समझते कि इस देश में 85% किसान ऐसे हैं जो छोटे या मार्जिनल फार्मर हैं और उनकी जो जोत है वो 1 हेक्टेयर से भी नीचे है। तो अब कोई समझ सकता है कि इस तरह के लोगों के ऊपर जिनका औसत आमदनी 9,000 रुपये के करीब आती है साल महीने में, तो उनसे आप किस तरीके से टैक्स वसूली की बात कर सकते हैं। दूसरी बात, सब्सिडी का जब मसला आता है ये कोई विभेद नहीं कर पाता, क्योंकि सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा फूड सब्सिडी में जाता है। सरकार जो मुफ्त में भोजन मुहैया कराती है या तमाम सारी योजनाओं के जरिए खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, ये सरकार का बोझ है, इसको किसान की सब्सिडी में शामिल नहीं करना चाहिए। या फिर जब फर्टिलाइजर की बात आती है वहाँ पर जो सब्सिडी है वो सिर्फ किसान को सब्सिडी नहीं है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर
तमाम सारी कीमत किसान से उन उर्वरकों की वसूली जाएगी, तो उसके लिए उसकी फसल की कीमतें आपको उसी अनुपात में बढ़ानी चाहिए। और उसके बाद आपका जो फूड इन्फ्लेशन है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। तो आप देश की बड़ी आबादी को रियायती दाम पर या रिजनेबल दाम पर भोजन मिलता है, इसके लिए आप सब्सिडी देते हैं। तो ये अंतर समझना पड़ेगा, लेकिन सुझाव तो आया ही है। एक अच्छा सुझाव ये भी था कि जो कृषि शोध है उसके ऊपर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी जो हमारी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो या राज्य कृषि विश्वविद्यालय हो या दूसरे संस्थान हो, वहाँ पर अभी रिसर्च के लिए जो संसाधन है वो बहुत ही कम है। तो उसमें एक सुझाव आया कि एक तो इन संस्थानों की व्यवस्था ठीक करने के लिए उसके लिए एक फंड बनाया जाना चाहिए। एक सुझाव ये भी है कि रिसर्च को जो फंड है उसको दोगुना करना चाहिए, और उसमें जो सरकारी सिस्टम है रिसर्च का उसके साथ में प्राइवेट को भी उसमें हिस्सेदारी मिलना चाहिए। फिर एक सुझाव ये भी था कि, और ये हमने खुद भी जब रूरल वॉइस देश भर में किसानों की कन्वीनिंग की 5 राज्यों में जा कर के, एक फैक्टर आया है कि जो श्रमिक है उनकी उपलब्धता और उनके ऊपर किसानों की जो लागत है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, और इसको कंप्यूट उस तरह से नहीं किया जाता। जब CACP की जो खर्च की गणना होती है फसल की लागत की, उसमें उतना व्यावहारिकता नहीं है। वहाँ पर यह सुझाव आता है कि जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना है उसके तहत जो रोजगार मुहैया कराया जाता है वो सरकार यूजुअली जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के संसाधन को दुरुस्त करने के लिए, सड़कों के लिए, पंचायती काम के लिए। लेकिन अगर किसानों को ये श्रमिक बल उपलब्ध कराया जाए तो उसका दोहरा फायदा होगा। एक तो उनका जो उपयोग है ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, दूसरे जो किसान हैं उनकी जो श्रमिकों के ऊपर लागत आती है उसको कम किया जा सकता है। और ये एक्सपेरिमेंट एक बार जब मनरेगा के पहले के दौर में महाराष्ट्र में हो चुका है, तो इसको मेरे ख्याल से धरातल पर उतारने की ज़रूरत है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि एक तो श्रमिकों को माना जाता है कि जब ऑफ सीजन है तब काम दिलाने के लिए योजना है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये ऑफ सीजन के बजाय अगर जब ज़्यादा काम रहता है एग्रीकल्चर में उस वक्त अगर आप मुहैया कराने का कोई प्रावधान इस योजना के तहत कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सरकार का खर्चा होता ही होता है, तो शायद ये कृषि के लिए बेहतर होगा, किसानों के लिए बेहतर होगा। और एक पक्ष ये है कि वहाँ पर ये भी बात हुई है कि एक सुझाव ऐसा भी था कि एक फंड बनाया जाए जिसमें जो कृषि सब्सिडी है वो सारा उसमें शामिल किया जाए और वहाँ से किसानों को ब्याज मुक्त जो है ऋण दिया जाए और उसकी गारंटी सरकार करे। तो तमाम तरीके के सुझाव आए हैं, और ख़ास तौर से जो कृषि का जो रिसर्च है उसके ऊपर फोकस हुआ। एक सुझाव भारत कृषक समाज की तरफ से ये भी है कि आपका जो मौजूदा कमेटी है जो लागत और मूल्य तय करती है, कृषि लागत और मूल्य आयोग है, उसको खत्म करके एक नई जो है फुल फ्लैज जो है एक एग्रीकल्चर पॉलिसी लाना चाहिए। तमाम सुझाव आए, लेकिन ये पूरा लबोलुआब ये भी रहा कि इसमें जो देश में 13 महीने आंदोलन चला किसान कानूनों के खिलाफ, वो तो सरकार ने वापस ले लिए थे कृषि कानून जो लाई थी 3, लेकिन जो दूसरा बड़ा मुद्दा था उसमें MSP की कानूनी गारंटी और C2 लागत के आधार पर MSP तय करना और कर्जा माफ़ी की बात थी। इसके ऊपर जो पार्टिसिपेंट्स थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनमें से बहुत ज़्यादा तवज्जो किसी ने नहीं दी, कानूनी गारंटी की बात नहीं की। और उसमें एक पहलू ये है क्योंकि जो किसान संगठन इसकी मांग कर रहे हैं वो उस बैठक में नुमाइंदगी उनकी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि कर्ज माफ़ी, जो सबसे बड़ी कर्ज माफ़ी देश में हुई थी, वो UPA सरकार ने की थी, दूसरा जो उसका कार्यकाल था उसके पहले, उसके बाद से नहीं हुआ। और कृषि कर्ज को लेकर के तमाम सारे जो आंकड़े हैं उनको लेकर के बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सरकार 20 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, लेकिन उसमें बहुत सारा रिसाइकलिंग होती है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सरकार को ध्यान में लाना चाहिए। और एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि इस तरह की बैठक को अगर रस्म अदायगी से आगे लेकर के जाना है तो जितने स्टेक होल्डर हैं उन सबको आप बुलाइए, आप उनकी बात आप मानिए या मत मानिए, ये फैसला सरकार का है, लेकिन
सभी जो प्रतिनिधि हैं उनका शामिल होना इस तरह की चर्चा में, इस तरह की बातचीत में सरकार के लिए भी अच्छा है और देश के किसानों के लिए भी अच्छा है। अब तो हम देखेंगे जब ये बजट आएगा, हालांकि जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो एनडीए है और ख़ास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी है उसको बड़े पैमाने पर सीटों का नुकसान हुआ है। और ये माना गया कि जिस तरह के नतीजे बिहार में और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में आए हैं, क्योंकि ये मुखर किसानों के क्षेत्र हैं, वहाँ पर किसानों की नाराज़गी सरकार को झेलनी पड़ी। उम्मीद है कि इस बजट में सरकार कुछ न कुछ कोशिश कर सकती है किसानों की नाराज़गी को कम करने के लिए। हो सकता है कि जो किसान सम्मान निधि है उसमें कुछ बढ़ोतरी कर दे या कुछ और कदम लेकर के आए, लेकिन ये भी तय है कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको किसानों को प्रोत्साहन देना ही होगा। और देश में किसान केंद्रित नीति के साथ अगर किसान केंद्रित बजट आएगा, क्योंकि वो देश के लिए हित में होगा। देश की 45% जो कामकाजी वर्कफोर्स है वो अभी भी कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है, जबकि आबादी तो इससे कहीं ज़्यादा है। और अभी हमारा इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर उस तरीके के जॉब और अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहा है कि लोग कृषि से हट करके वहाँ पर जाएं। मुझे लगता है कि ये नई सरकार का पहला बजट है और ये बजट इसके अगले 5 साल की दिशा तय करेगा। बहुत सारे पॉलिटिकल कंपल्सन भी हैं, चुनाव होने वाले हैं 3 महत्वपूर्ण राज्यों में अक्टूबर में, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में। तो शायद राजनीतिक फ़ायदे नुकसान का भी सरकार को एहसास होगा और इस बजट में वो इसके साथ राजनीति से आगे जा कर के शायद देश की कृषि के लिए एक डायरेक्शन इस बजट में हमें दिखना चाहिए। ये मीटिंग होती रहती है, हर साल होती है, ज़रूरी नहीं कि मीटिंग से कुछ फ़ायदा उतना मिलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो मीटिंग में कुछ बातें रखी गई उसका हमने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की कि जो मीटिंग में जो लोग शामिल थे उनसे जो हमारी चर्चा हुई, जो बातचीत हुई। एक और बात है कि वित्त मंत्री ने कहा कि जो किसान सम्मान निधि का पैसा है वो जो एक्चुअल फार्मर तक कैसे पहुँचे उसका सुझाव उन्होंने मांगा, क्योंकि बहुत सारे बटाईदार किसान हैं उनको स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिलता। देखते हैं बजट में क्या वो कुछ उस बारे में सोचेंगे क्या। आज के रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में इतना ही। हम फिर आपके सामने आएंगे एक नए विषय पर बात करने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा एड्रेस है रूरल वॉइस इन। आप इस वीडियो को देखने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इन को जरूर सब्सक्राइब करें और कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे जो वेबसाइट है ruralvoice.in और eng.ruralvoice.in उनको सब्सक्राइब करें। उसके वहाँ पर आपको नवीनतम और बेहतर टेक्नोलॉजी और नीतिगत और बाकी जो कृषि से जुड़े डेवलपमेंट है उसकी जानकारी मिलेगी। नमस्कार।